So good morning students. Now today I have to start the next lecture in the electricity class 10th. तो बेटा हम लोग ने लास्ट हम लोगों ने जो हम लोग का लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने रिलेशन शो किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, और हमने कहा था आप लोग को कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज I। यही तो था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो यहाँ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा था, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ था। कांस्टेंट आपका आया था R क्या था आपका? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी को हम लोग क्या कहते थे बेटा? रेजिस्टेंस। क्या कहते थे? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से R की जब वैल्यू निकाले थे तो R इक्वल्स टू क्या हो गया था? V अपॉन I। क्या हो गया था? V अपॉन I, है ना। अब हमने इसकी SI यूनिट निकाली थी, और SI यूनिट में हमारे पास क्या था? R इक्वल्स टू V को किस में मेजर करते थे? वोल्ट में। इसको किस में मेजर करते थे? एम्पियर में। ये आ गया था वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोगों ने कहा था ओम। क्या कहा था बेटा? ओम। और ओम का सिंबल कुछ ऐसे था। ठीक, हमने ये भी कहा था कि डिफाइन वन ओम के लिए हमने इसी को लिया था, और इसको लेकर हमने डिफाइन किया था कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट flows through a conductor having a potential difference of 1 volt, it is called what? 1 ohm। ठीक, तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। ठीक, आज हमें बेटा इसी रेजिस्टेंस के आगे हमें टॉपिक शुरू करना है, और रेजिस्टेंस के आगे जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या चीज़? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक, तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो बेटा फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में जो पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या चीज? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक, लेंथ ऑफ कंडक्टर आपका पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी कोई भी आपका कंडक्टर की लंबाई लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। आपने रेजिस्टेंस वायर देखा है जो आपका बल्ब में लगा होता है। ठीक है, बल्ब में जो आपका टंगस्टन वायर लगा होता है, ठीक है, वो आपका रेजिस्टेंस होता है। हीटर में जो कॉइलिंग हुई होती है वो भी आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो देखो जब हम लोग हीटर आपने देखा होगा, हीटर में क्या होता है? इस तरह से कॉइलिंग की जाती है। सही है, इस तरह से कॉइलिंग की जाती है। कॉइलिंग इस तरह से करके उसको छोटे से एरिया में एडजस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका एक छोटे से एरिया में जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और देखो कॉइलिंग करने पर हमारी लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। अब जब कॉइलिंग करने पर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो हमें वहाँ से हीटिंग भी क्या होगा? अच्छा मिलेगा। ठीक, तो ये था बेटा क्या चीज़? आपका रेजिस्टेंस, जो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर। पहला टॉपिक, तो यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा। यानी कहीं पर हमें अच्छा रेजिस्टेंस लेना होता है तो हम लोग वायर को क्या कर देते हैं? कॉइलिंग करके लेंथ को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं, ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए? अधिक हो जाए। ठीक, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, किस पर डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अब बेटा अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब तार की मोटाई, है ना। ये देखो जैसे आपका ये है तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे तो ये रहा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया।
अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा तार उतना मोटा होगा, सही है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा तार वायर की मोटाई क्या होगी, उतनी कम होगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ए इज व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के अगर मान लो हमें एरिया निकालनी हो तो ये सर्कुलर है ना, इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हमें रेडियस पता लग जाए, है ना, हमें क्या लग जाए, रेडियस की वैल्यू पता लग जाए तो हम लोग इसकी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू बढ़ी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी घट जाएगी। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही तो होता है। ठीक है, यानी तार क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा तार उतना मोटा होगा, और तार अगर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घट जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी वजह से जितने भी आपके रेजिस्टेंस वायर लिए जाते हैं उनकी आपकी मोटाई क्या होती है? बहुत कम होती है, बहुत पतले पतले वायर होते हैं। इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक, नेचर ऑफ कंडक्टर पर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे एक कॉपर वायर ले लो और एक आपका एल्युमिनियम वायर ले लो, तो कॉपर वायर आपका गुड कंडक्टर कहलाता है, अच्छा कंडक्टर है। तो इसका मतलब वहाँ पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और एल्युमिनियम वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती। तो अगर नेचर ऑफ कंडक्टर की बात करेंगे तब भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर है आपका यहाँ पास चौथा टेम्परेचर। क्या चीज़? टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? आपका कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम। ठीक, यानी आप देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। गर्मियों के दिन में आप हीटर जलाओगे ना बेटा तो बहुत तेज़ी से ग्लो करके जलता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और ठंडी के दिन में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। ठंडी के दिन में थोड़ा उसका ग्लो देखोगे तो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर पर? 4 फैक्टर पर। ठीक, अब देखो यहाँ पास नेक्स्ट देखो, यहाँ पास हमने 2 इक्वेशन मान ली है। एक को हमने फर्स्ट माना है, जो पहला वाला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इसको हमने सेकंड माना। अगर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बात करेंगे, किससे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हो? R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। सही है ना? ये देखो R किसके, इन दोनों कंबाइन करोगे, ये रहा लेफ्ट साइड, ये रहा राइट साइड, राइट साइड को मल्टीप्लाई करोगे, L1 जाओ L, दिस इज L अपॉन A। ठीक है, अब देखो यहाँ पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो R इज इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा रो। क्या आ जाएगा बेटा? रो। इट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब आता है, और इक्वल टू से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और इस सिंबल का नाम होता है रो। क्या नाम होता है? इस सिंबल को हम लोग रिप्रेजेंट क्या कहते हैं बेटा? रो कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका ये रहा आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब अगर हम लोग यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो की वैल्यू हो जाएगी R इंटू A अपॉन L। सही है ना? ये देखो, ये उधर चला गया L डिवाइड। ठीक, तो यहाँ से ये देखो, ये रहा आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बराबर क्या? रेजिस्टिविटी R इंटू A बाई L। कब आया? जब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन किया तो R इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो यहाँ पास रो आया। ठीक है, और प्रोपोर्शनल यहाँ से, हाँ, जब रो की वैल्यू निकाले तो R इंटू A बाई L आ गया। ठीक, अब देखो इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो, अगर मैं
इस रो की एसआई यूनिट निकालूं, ठीक। मैं देखो इस रो की एसआई यूनिट निकालूं तो देखो सिंस आप यहाँ पास देख रहे हो क्या लिखा हुआ, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन क्या चीज एल, ठीक। तो आओ देखते हैं यहाँ पास अगर हम लोग एसआई यूनिट निकालोगे तो एसआई यूनिट के लिए ये देखो रो है, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम में, एरिया को किससे, मीटर स्क्वायर, और लेंथ को किस में, मीटर में, ठीक। तो यहाँ पास ये देखो मीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर से 1 मीटर कैंसिल, रो की जो एसआई यूनिट आई वो क्या आई, ओम मीटर, क्या आई बेटा, ओम मीटर, ठीक है। आया समझ में हम लोगों ने कैसे निकाला आपका एसआई यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका रेजिस्टिविटी के बारे में पता किया कि रेजिस्टिविटी क्या होती। अब चलो देखिए हम लोग यहाँ पास नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है, अच्छा रेजिस्टिविटी के बारे में अच्छा बताना भूल गया। रेजिस्टिविटी से बेटा एनसीईआरटी में एक ही न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ लें, तो सर्किट डायग्राम पढ़ने के बाद जितने न्यूमेरिकल है पहले डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस तक के, फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बचेगा आपका इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर, जिसमें से 1-2 टॉपिक हटा भी दिया गया लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो सको। ओलंपियाड, KVPY, सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ते हुए, हमें कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। CBSE की गाइडलाइन में होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पास ये देखें, यहाँ पास ये आ गया आपका क्या चीज, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बाद बेटा यहाँ पास रेजिस्टिविटी के बाद अगर आप देखोगे तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या चीज, इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट पहले डायग्राम देख लेते हैं और फिर हम लोग सर्किट बनाएंगे। ये देखो बेटा यहाँ पास अगर ये है ऐसे है तो ये सिंबल है और इसका नेम क्या है, ये है आपका सेल, क्या है, सेल। अब यहाँ पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है क्या चीज, रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है बैटरी, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, बैटरी। तो यहाँ पास ये देखो कंबाइन करते हैं सेल को, इस तरह से हमने कंबाइन किया तो यहाँ पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या कहलाता है, आपका बैटरी कहलाता है, ठीक। फिर इसके बाद ये देखो इसको अगर इस तरह से सिंबल है तो दिस इज व्हाट, रेजिस्टेंस, क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, ठीक। यहाँ पास ये रहा, अगर ए है तो ये कहलाता है आपका एमीटर। एमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट के लिए, ठीक। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब एमीटर के बाद अगर मान लीजिए ये सिंबल है V, ठीक है, तो V क्या है आपका, वोल्टामीटर, क्या है बेटा, वोल्टामीटर, ठीक। अब देखो यहाँ पास अगर लेट अस सपोज हमने रेजिस्टिविटी देखा था, ठीक है, दिस इज व्हाट, रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक। यहाँ पास अब देखो अगर इस तरह से बना हुआ और इस तरह से है, ठीक है, तो दिस इज ओपन की, ओपन की मतलब स्विच आपका क्या है, ऑन है, स्विच क्या है आपका, ऑन है, ठीक। और अगर आपने इसको इस तरह से देखा, ये देखो बेटा ये ओपन नहीं, ये क्लोज की है, ठीक है। क्लोज की का मतलब ऑन पोजीशन, ठीक। और अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके, और ये रहा ऐसे,
तो दिस इज व्हाट ओपन की। ओपन की का मतलब स्विच ऑफ है। ठीक, यहाँ पास ये देखो, ये रहा आपका बल्ब, किसका सिंबल है, बल्ब का। ठीक, फिर इसके बाद अगर मान लीजिए ऐसे बना हुआ है तो दिस इज क्रॉसिंग वायर। क्या है, क्रॉसिंग वायर। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे सर्किट डायग्राम जो तुम्हारे टॉपिक से रिलेटेड है। अब इन सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करके हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सर्किट डायग्राम। इन इलेक्ट्रिक सर्किट का इस्तेमाल करके जो सिंबल्स दिए हुए हैं, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमें क्या बनाना है, आपका सर्किट डायग्राम। तो लेट अस सपोज, इसको मिटा रहे, नोट बेटा आप करते चलिएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि हमें क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके पास है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम हैविंग क्या क्या, लेट अस सपोज आपका एमीटर है, वोल्टामीटर है, बैटरी है 6 वोल्ट की, बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की। ठीक, और आपका क्या है, एमीटर हो गया, वोल्टामीटर हो गया, बैटरी हो गया। ठीक है, ओपन की हो गई। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं, 4 चीज़ों से लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो पहले बेटा बल्ब ले लो, ये रहा आपका बल्ब। ठीक, अब बल्ब को होते हुए यहाँ पर इससे कनेक्ट करो एक बैटरी से, किससे, बैटरी से। इस तरह से आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक, बैटरी का काम खत्म। ठीक है, और बल्ब का काम खत्म। ठीक, अभी आपका की बचा है, तो आप की लगा देते हैं। उसमें ये नहीं बोला कि ओपन की लगाना है कि क्लोज्ड की, तो आप कोई भी की ले सकते हो। ये रहा की। ठीक, अब देखो यहाँ पास ये रहा आपका एमीटर। क्या रहा आपका एमीटर। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है बेटा, सीरीज में। ठीक, ये है आपका बल्ब, और अभी देखो वोल्टामीटर बाकी है। तो बल्ब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, इसमें रेजिस्टेंस वायर होता है। मैंने कहा था वोल्टामीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगी जिसमें कोई भी आपका मशीन होगा, उस मशीन के पैरेलल कनेक्ट होता है कौन, वोल्टामीटर। तो यहाँ पर इस तरह से आपने इस वोल्टामीटर को कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, तो उसे हमें क्या करना है, इस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, हमने कहा था एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, लगा दिया, वोल्टामीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बाकी सब हमने ऐसे कनेक्ट किया। ठीक है, तो क्या क्या था, एमीटर था, वोल्टामीटर था, बैटरी थी, की था और बल्ब था। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर हमने क्या बनाया बेटा, हमने बनाया इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब देखो, अब इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तो अच्छा होगा आपके लिए कि जो भी 3 पार्ट है, ये तीसरा पार्ट था लेक्चर का, इन 3 पार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, फॉर्मूले वगैरह आप नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह आपका यूज़ होंगे, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का। इलेक्ट्रिक करंट का क्या था, Q/T है ना, Q इक्वल्स टू क्या था, Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था, V इक्वल्स टू क्या था बेटा, बोलो, W/Q। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, V इक्वल्स टू IR। रेजिस्टिविटी हमने पढ़ा, ρ इक्वल्स टू R/A/L। ठीक, तो इस तरह से हमने इतनी चीज़ें देखी। इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग देखेंगे किस तरह से रेजिस्टेंस को
सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। अब हमें करना क्या है, तो हमने आपसे डिस्कस कर रहा था मैं कि आपके बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स चैप्टर से गायब किए गए हैं। बेटा डज नॉट मैटर, ठीक है, वो 30% सिलेबस इसलिए आपके सिलेबस से हटाया गया है ताकि आपका कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाए। कोविड-19 की वजह से जो आपका डिले हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है बेटा कि हम आसानी से उसको हम कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी टॉपिक नहीं छुड़वाऊँगा, मैं सारे टॉपिक्स और सारे न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊँगा और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ें आज के लेक्चर में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए आप अच्छे से आप क्या करोगे, आप सारे फॉर्मूले आप याद रख लोगे। ठीक है, और उस फॉर्मूले को आप लिख लेना ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स जब लगाएं तो बेटा आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9450032080, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको इंडिविजुअली डिस्कस कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।